अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन और राइटिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था। आप लोगों को बताया था इन दोनों से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी किस तरीके से आप लोगों को करनी है। आज मैं आप लोगों को आगे का करवाऊंगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं रीडिंग में हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 11 है। ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है आप लोगों के पास, ठीक है। बिजनेस रीडिंग होती क्या है ये आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। बिजनेस रीडिंग आपकी क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास है कि स्किल्स आपके क्या क्या यूज होते हैं। जो स्किल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि देखें आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स होंगे तो आप अपनी रीडिंग बेहतर कर सकते हैं। भाई आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स निकालने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप रिलेशनशिप्स आपस में मेंटेन कर सकें, आप डायरेक्शंस को फॉलो कर सकें, आप प्रूफ रीडिंग कर सकें, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आगे भी इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि आप समरी बना सकें, आप सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन आप ले सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा पेज एक पढ़ रहे हैं तो आपको ये आइडिया हो कि सिलेक्टिव आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है और क्या है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह की आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे स्किल्स हैं जो आप चाहें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई लाजमी नहीं के सारे स्किल्स आपने वो करने, बस इसमें से कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। अब रीडिंग के क्या क्या मेथड होते हैं ये इन्होंने 4 मेथड यहाँ पे बताए हुए हैं। स्किमिंग का क्या मतलब होता है, जल्दी से आप कोई टेक्स्ट पढ़ के उसकी एक समरी बना दो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकाल दो। स्कैनिंग मतलब ये है कि आप पूरा पेज पढ़ के आप बता सको कि भाई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी क्या है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव बेसिकली ये आपकी लेंदी रीडिंग्स हो गई है कि आप एक्सटेंसिवली आप चीज़ों को पढ़ो, ये वो चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। ये आपके मेथड्स हो गए। आगे आपके स्टेजेस हैं, जिस तरह मैंने आपको राइटिंग के स्टेजेस बताए थे उसी तरह रीडिंग के भी स्टेजेस हैं। आप प्री स्टेज होगा, आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्या आइडिया है, ठीक है। आप रीडिंग स्टेज पे आप उस चीज़ को पढ़ोगे जो भी आपको चीज़ दी हुई है, और पोस्ट रीडिंग स्टेज पे आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसकी समरी या उस चीज़ को आप समझ सको कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल सको। ये आपकी पोस्ट रीडिंग हो गई, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेथड आपको पता होने चाहिए, ये स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से MCQs स्टार्ट हुए आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि पार्ट्स कितने हो गए, स्टेजेस क्या क्या है, मेथड्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें MCQs में पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों को लाजमी देखिएगा, ठीक है। और हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने रीडिंग के दूसरे वाले चैप्टर पे। इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादा नहीं है, ये भी छोटा है। इसमें इन्होंने मेन यही बताया कि रीडिंग पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा जो आपको मसला आता है वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होते, उनको जार्गन्स कहते हैं। जार्गन्स बेसिकली आपके कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हो गए या आपके एक्सप्रेशंस हो गए जो आपके ये समझें कि स्पेसिफिक प्रोफेशन के लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उन लोगों के दरमियान ये चीज़ बहुत कॉमन होती है ये वर्ड्स बोलना, लेकिन दूसरों के लिए ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस के और अकाउंटिंग के जो लोग हैं वो ROI इस्तेमाल करते हैं। अगर ROI किसी आम बंदे के सामने इस्तेमाल करें तो शायद वो बता दे कि क्या होता है, लेकिन शायद उसको नहीं पता हो कि इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरह आप लोग बैंकर्स जो है वो EOD इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑफ डे। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता हो। बिजनेसेस में जैसे EOB भी इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑफ बिजनेस। इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे मुश्किल नाम होते हैं जो हम स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए बहुत आम होते हैं लेकिन दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, तो इसको हम जार्गन्स कहते हैं, ठीक है। उसी के बारे में ये बताया हुआ है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है, इसमें बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जार्गन्स हमारे क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इन्होंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दी हुई है कि जार्गन्स यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। ये आपको उसमें मिल जाएगा कि आपको देखो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप से, आपको लोगों को शो ऑफ करने का शौक होता है तो वो अक्सर जार्गन्स आपके यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर सेम प्रोफेशन से हैं तो लोगों की कम्युनिकेशन आराम से हो जाती है, तो ये बेसिकली आपके एडवांटेजेस हो गए।
अगले पेज पे आप लोगों को यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं कि काफ़ी लोगों को सर पे से गुजर जाता है ये चीज़ें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, वो चीज़ समझा नहीं पा रहे हैं, तो जार्गन्स यूज़ करके है ना वो जान छुड़ा देते हैं। तो ये इसका भी ये भी एक डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज बेसिकली आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और हमारा ये वाला जो पूरा रीडिंग का जो पूरा टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, कितना छोटा टॉपिक था, इसको आप आराम से थोड़ी देर बैठ के कर सकते हैं। तो ये हमारा रीडिंग का टॉपिक भी यहाँ खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हमारे पास स्पीकिंग का। स्पीकिंग में मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 10 नहीं करवाऊंगा क्योंकि वही रिपीटेटिव चीजें बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो स्पीकिंग में जस्ट मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 करवाऊंगा। तो ये हम अपने स्पीकिंग के चैप्टर पे आ जाते हैं। इसमें इन्होंने बताया हुआ है इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, तो उसके लिए आप ये वाले पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इन्होंने पूरी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, इंटरपर्सनल स्किल से रिलेटेड क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। स्किल्स के बारे में कुछ इन्होंने चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, तो ये आप थोड़ी सी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। आगे उन्होंने यही बताया हुआ है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पूरा इन्होंने चीज़ें बताई हुई है कि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, आप सब्र से काम लो, आप सुनो। क्योंकि देखें 80% जो है ना ये एमसीक्यूज में आ सकता है आपका कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो 80% टाइम जो है वो आपको लोगों को सुनना होता है, लिसनिंग होती है, और 20% ऑफ द टाइम आपकी जो है वो स्पीकिंग होती है। जितना आप सुनो क्योंकि लिसनिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह की ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, आप कंप्लेंट्स ना करो, स्माइल करो ताकि किसी सामने वाले को बुरा ना लगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। बिजनेस मीटिंग क्या होती है, बिजनेस मीटिंग के बारे में आप लोगों को पता है। अब बिजनेस मीटिंग इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। बेहतरीन ये होता है कि सब लोग टाइम पे आए। उसके लिए ज़रूरी क्या है, ये पूरी चीज़ बताई हुई है कि आप लोगों को रिमाइंडर्स दें, आप लोगों को चीज़ों का बता दें, आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दें कि भाई अभी मीटिंग है, ताकि अगर कोई भूल भी जाता है तो उसको याद आ जाए। आप लोगों को एजेंडा पहले से ही बता दो ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि किसके बारे में बात होने वाली है, तो वो उसके ऊपर पॉइंट से बेसिकली अपने पास लिख सकें। करेक्ट लोगों को आप बुलाएं कि मीटिंग किससे रिलेटेड है, सबको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमेल इफेक्टिवली यूज़ करें, आप बेसिकली ओपन डिस्कशंस रखें ताकि हर किसी को मौका मिले बोलने का। इन चीज़ों को आप सही से MOM वगैरह बनाएं, सारी चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियरली बताएं। जो डिस्कशंस हो रही हैं उनको आप क्लियरली एंड में बताएं कि ये डिस्कस हुआ है, इसका मतलब ये है और फाइनली ये डिसाइड हुआ है। ये सब चीज़ें आपकी जो है मीटिंग को इफेक्टिव बनाती हैं। इससे आपकी मीटिंग की क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। नेक्स्ट आपको उन्होंने बताया हुआ है कि आप ग्रुप पार्टिसिपेशन। मीटिंग में आपने देखा होगा हर कोई नहीं बोलता, आप हर एक को इंकरेज कर सकते हैं कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग की बात होते होते कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे बात हो रही है और उसका स्पेशलाइज्ड बंदा कोई और है, तो आप उससे राय लेने के लिए उससे आप मुखातिब हो सकते हैं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। इस तरह से आप पार्टिसिपेशन को बेहतर बना सकते हैं। ये पूरी चीज़ें इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो जो आपको सही लगे आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दोबारा मैं आपसे कहूँगा ये सब मैटर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो चाहते हैं, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप लोगों को ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेगोशिएशन स्किल्स आपके क्या होते हैं, नेगोशिएशन होती क्या है, ये आपकी यहाँ पे लिखी हुई है अगर आप लोगों को नहीं पता हो। और नेगोशिएशन की 2 किस्म की आपकी टाइप्स लिखी हुई है। एक में ये होता है कि आपकी बात चल रही होती है और आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप दोनों आ जाते हो, जो दोनों पार्टीज के लिए आपकी विन विन सिचुएशन होती है। एक पार्टी जैसे एक चीज़ कहेगा, दूसरी पार्टी 2 चीज़ कहेगा, तो आप बीच का एक रास्ता अपनाएंगे कि दोनों के लिए वो चीज़ सही हो। इस पॉइंट में आपका ये लिखा हुआ है कि भाई या तो विन और लूज का है, या तो ये पार्टी बात मनवा लेगी या तो ये पार्टी बात मनवा लेगी। कोई एक पार्टी बात मनवा सकती है, यानी कि एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सक्सेसफुल नेगोशिएटर का आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फास्ट लर्नर हो, चीज़ों को समझ सके, फ्लेक्सिबल हो, सारी चीज़ें इन्होंने उसकी क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। और आगे इन्होंने ये बताया भाई ये चीज़ें देख लीजिएगा, डेफिनेशन है, एक तरह से डेफिनेशन समझ लें कि ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं। और ये चीज़ आप इसमें फिगर में भी देखेंगे तो आपको मज़ीद चीज़
समझ में आ जाएगी। बाकी ये आगे पूरी चीज़ें आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये ज़रूरी है। अगला हमारे पास आता है ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन आपकी क्या होती है, ठीक है, और ओरल कम्युनिकेशन किस किस फॉर्म में आपकी हो सकती है, लेक्चर्स में हो सकती है, आपकी प्रेजेंटेशंस में हो सकती है, किसी तरीके से भी आप किसी को ये बात पहुंचा सकते हो। यहाँ पे भी देखें इन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है कि आप ओरल कम्युनिकेशन को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हो। तो ये वही चीज़ें आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि आप अपनी टोन को किस तरीके से यूज़ करें। तो इसमें देखें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की गई चीज़ें कि आप अपनी टोन, अपनी पिच और पेस का ख्याल रखें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि इन चीज़ों में क्या फ़र्क है तो आप ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ देख सकते हैं। इसमें पूरी उन्होंने बताई हुई है कि कौन सी चीज़ क्या होती है और आपको कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इफ़ वी टॉक इन अ हाई पिच वॉइस वी मे अपीयर टू बी अनकन्विंसिंग एंड लेस क्रेडिबल। It's best to talk at low volume, talk slow pace and take a few breaths in between talking in order to sound mellow and polite। पूरी इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन का टॉपिक। प्रेजेंटेशन आपको अगर पता है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जैसे पीछे भी एक जगह मैंने आप लोगों को बताई थी, वही टॉपिक एक तरह से रिपीट हो रहा है। पूरी वही चीज़ आप लोगों को बताई हुई है। अगर आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है, और आपको अगर इन चीज़ों का पता है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते रहे हैं। आगे हमारे पास आता है इफेक्टिव टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे इन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई भी है कि आप फ़ौरन कॉल, आपको अगर किसी ने कॉल की है, अगर आपसे मिस हो गई है, आप दोबारा कॉल करें, आप पोलाइटली उससे बात करें, सच चीज़ों का बताएं आप। ये सारी इन्होंने उस पर चीज़ें आपको बताई हुई हैं। अगर कोई गुस्से से बात कर रहा है तो आप उसको पोलाइटली जवाब दें। जिस तरह से हमारे कॉल सेंटर वाले होते हैं कि अक्सर कस्टमर्स बहुत गुस्से में होते हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गलत बातें भी कह रहे होते हैं, तो कॉल सेंटर वाले बिल्कुल पोलाइटली उनकी बातें सुनते हैं, उनको सही तरीके से उनको गाइड करते हैं। सारी उसी तरह की चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। और यहाँ पे हमारा जो है स्पीकिंग का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। हमारे पास यहाँ पे स्पीकिंग का भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगला जो हमारे पास है वो लिसनिंग है। लिसनिंग में भी मैं चैप्टर नंबर 12 का बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके अंदर रिपीटेटिव चीज़ें हैं, तो लिसनिंग में हम जस्ट चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ये आ गया हमारा लिसनिंग का टॉपिक। लिसनिंग क्या होती है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ। वैसे तो आई थिंक सबको ही आइडिया होगा कि लिसनिंग हमारी क्या होती है, और एक अच्छी लिसनिंग कैपेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो उन्होंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपने एक्सप्रेशंस का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कोई भी कुछ बोल रहा हो तो सुनते वक्त हमें, यानी कि उल्टी सीधी शक्लें अक्सर लोग बना रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पहले सामने वाले की बात ख़त्म हो जाए फिर हमें बोलना चाहिए, वो भी उससे पूछ के, ठीक है। उससे उल्टे सीधे सवालात नहीं करने चाहिए, उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये सब चीज़ें आप अगर थोड़ी बहुत गो थ्रू कर लेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। बैरियर्स टू लिसनिंग। लिसनिंग के बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। लिसनिंग के बैरियर्स बेसिकली होते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर एज्यूम कर लिया है कि आपको एक चीज़ का आंसर पता है तो आप दूसरे बंदे की बात सुनोगे ही नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा हो गया कि आपने किसी को हेल्प करने के चक्कर में बार बार किसी को इंटरप्ट कर रहे हो कि हाँ जैसे ये चीज़ थी, हाँ ये वो चीज़ थी, तो इससे उस बंदे का एक जो फ्लो होगा वो भी टूटेगा, उसको भी आप डिस्टर्ब करोगे, कंफ्यूज करोगे। आप ये समझो कि जो सामने वाला बोल रहा है आप एक कंपटीशन समझ जाओ कि नहीं भाई मैं उससे ज़्यादा ही बोलूँगा, तो ये एक बैरियर हो गया। इस तरह की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, वरना इसकी हेडिंग से बिल्कुल क्लियरली चीज़ों का आइडिया हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्होंने ट्रिगर्स बताए हुए हैं कम्युनिकेशन एंजाइटी के। जैसे आपका को बहुत कुछ बोलना है, टाइम खत्म हो रहा है, आपको डर है कि आप पूरा पॉइंट नहीं बता पाओगे, या अक्सर लोगों को आपने देखा है कि बार बार घड़ी देखते रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उनको नींद आ रही होती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने एंजाइटी की चीज़ें बताई हुई है। कुछ जो है वो अपने हाथ बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे होते हैं। ये सारी आपकी एंजाइटीज़ हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। नॉर्मली प्रेजेंटेशन स्किल्स में ये चीज़ें बताई जाती हैं तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा। इफेक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ। ये सारी आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए,
ठीक है, अब ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं ये सारी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन इन चीज़ों को बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि स्यूडो लिसनिंग क्या होती है, सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, तो जब तक आप इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं आपको आइडिया नहीं होगा। और यही मैं आपको दोबारा एक बार फिर रिपीट करूंगा कि एमसीक्यूज में ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। वो आपसे बार बार इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि इसकी क्या टाइप्स होती हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने लिसनिंग के टॉपिक को भी ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, नॉन वर्बल और एथिक्स। ये आ गया हमारा नॉन वर्बल पे चैप्टर। नॉन वर्बल होता क्या है ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बेसिकली ये आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। जैसे आपने पहले बताया कि आप बातों से लोगों को मैसेज पहुँचा रहे हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इशारों के थ्रू भी समझा रहे होते हैं। जब वो बोल रहे होते हैं तो उनकी हैंड्स की मूवमेंट भी हो रही होती है, उनकी बॉडी की मूवमेंट भी हो रही होती है, तो वो सब चीज़ें जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। ये हमारे पास आ गए टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्या क्या टाइप्स हैं सब इन्होंने बताया है। फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, हमारे जेस्चर्स हो गए, हमारा पोस्चर हो गया, बॉडी की मूवमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें देखें इसमें सब इन्होंने ये सब कुछ इन्होंने चीज़ें मेंशन की हुई है, तो इसको आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इन्होंने यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं, तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये सब इन्होंने बताई हुई हैं चीज़ें। जैसे हम प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी आपने देखा होगा हम करते हैं, लोग हमें कहते हैं कि भाई आई कांटेक्ट अच्छा रखो, आप जो बोल रहे हो उसको सुनो, ये सब वही चीज़ें। अगर आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी बहुत भी आइडिया है तो ये चीज़ों की आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप हल्का सा इन चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब यहाँ आगे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी शो की हुई हैं और यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी एंड होता है। आप चाहें तो आगे की ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉन वर्बल को भी राइट कर देते हैं। आखिरी हमारे पास बचता है एथिक्स का चैप्टर। एथिक्स हमारे पास क्या होते हैं? एथिक्स बेसिकली अखलाकियात को बोलते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स को बोलते हैं, यानी कि आप सही और गलत में किस तरीके से फैसला कर सकते हैं, आपकी राय उसके बारे में क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरी उसके बारे में इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ भी इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं। ये प्राइवेसी से रिलेटेड इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं कि लोगों की प्राइवेसी का किस तरीके से आप लोगों ने ख्याल करना है। हर एक का एक राइट है प्राइवेसी का। उसके बाद आप चाहें तो ये छोटी मोटी एक चेकलिस्ट वगैरह इन्होंने बताई हुई है, आप चाहें तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी आती है वो आपको पता होना चाहिए कि हैरेसमेंट किसे कहते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा और आपको आइडिया भी होगा ये होता क्या है, तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और फाइनली हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है वो हमारे पास है एथिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। एथिक्स को कम्युनिकेशन में किस तरीके से करते हैं। जैसे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट करनी है सामने वाले की, आपको सच बोलना है, इस तरह की सारी इसमें क्वालिटीज़ और चीज़ों का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एथिक्स वाला चैप्टर भी ख़त्म हुआ। ठीक है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कवर कर ली। मैंने आप लोगों को पहले ये बताया कि किस तरीके से आप अपनी बुक को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से चैप्टर्स में आप वो करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैंने इस तरह से इसलिए डिवाइड किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रीडिंग के बारे में कर रहे हैं तो पहले ओवरऑल पूरी एक रीडिंग के टॉपिक को ख़त्म करें। ऐसा ना करें कि पहले रीडिंग थोड़ा सा पढ़ा, फिर स्पीकिंग पढ़ा, फिर आपने लिसनिंग पढ़ा, फिर आप दोबारा उस पर आ गए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि आप टॉपिक को पहले पूरे एक टॉपिक को ख़त्म करें, उसके बाद आप अगले टॉपिक पे जाएं। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी भी आएगी और चीज़ों का समझ भी आएगा। नो डाउट बुक के जो है वो 238 पेजेस हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए
क्या चीज़ है, यानी कि डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। आप लोगों को उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। अगर मेथड्स हैं तो मेथड्स का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली, थोड़ा सा आइडिया हो गया, या आपने अपने नोट्स इसके अंदर बना लिए, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने नोट कर ली, जो भी आपको आसानी लगे आप वो कर सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपने कर ली तो ये कोर्स यकीन माने आसानी के साथ आपका निकल जाएगा। ये आपका GAIBP का सबसे आसान कोर्स है और इसकी वजह यही है कि आपको इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी तैयारी के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि कोई भी एक वीकेंड निकाल लें। जैसे वीकेंड मतलब आपका सैटरडे संडे हो गया, उस टाइम में आप इन टॉपिक्स को देख लें, नोट्स बना लेंगे कौन सी चीज़ क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने मेथड हैं, और उनको हल्का सा गो थ्रू कर लें। एक वीकेंड के अंदर आपका पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। जस्ट पेपर से एक दिन पहले आप अपने उन नोट्स को देख लीजिएगा तो अगले दिन आसानी से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे और क्लियर भी कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।